The next is effective collision theory. Once again, suggested by Arrhenius. Effective collision theory suggested by Arrhenius. देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले अरेनियस ने कहा नॉट ऑल द कोलेशन ब्रिंग्स द रिएक्शन। कोलेशन तो ढेर सारे होते हैं, जगह जगह पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तरह तरह से टकराते हैं, मगर हर मॉलिक्यूल के टकराने से रिएक्शन नहीं होती। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल कोलिजन ब्रिंग्स द रिएक्शन। ढेर सारे जो कोलिजन हो रहे हैं उनमें से एक बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही रिएक्शन देता है। ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ total collision brings the reaction, and the collision that brings the reaction is said to be an effective collision. जिस collision से reaction होती है उसे हम effective collision कहते हैं। Only the effective collision brings the reaction. सिर्फ effective collision के होने से ही रिएक्शन होती है। ओनली इफेक्टिव कोलिजन रिजल्ट्स इन रिएक्शन। सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से ही रिएक्शन होती है, सबसे पहली बात। अब जब हमने यह स्टेटमेंट बोला है तो दूसरा सवाल एकदम से हमारे दिमाग में आता है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिव कोलिजन? आखिर ये इफेक्टिव कोलिजन होते क्या है? कोई सा भी कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कब कहलाता है? कब कोई कोलिजन रिएक्शन देगा? वी यूज्ड टू से अ कोलिजन इज इफेक्टिव, अ कोलिजन इज सेड टू बी इफेक्टिव इफ इट ओवरकम्स टू बैरियर। दो बैरियर होते हैं, इन दोनों बैरियर को ओवरकम करने पर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। अ कोलिजन इज टर्म्ड एज इफेक्टिव कोलिजन इफ इट ओवरकम्स टू बैरियर। दो बैरियर होते हैं, इन दोनों बैरियर को ओवरकम कर लेने पर कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाता है। द फर्स्ट बैरियर इज orientation barrier, and the second barrier is energy barrier. पहला बैरियर तो ओरिएंटेशन बैरियर है और दूसरा बैरियर है एनर्जी बैरियर। We have got two barriers. The first barrier is orientation barrier and the second barrier is energy barrier. इन दोनों बैरियर को यदि ओवरकम कर लिया जाए, कोई सभी कोलिजन के दौरान यदि ये दोनों बैरियर ओवरकम हो रहा है तो वह कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। उस कोलिजन के होने से वहां रिएक्शन होगी। मैं एक एक करके दोनों बैरियर समझाता हूं। सबसे पहले ओरिएंटेशन बैरियर। ओरिएंटेशन बैरियर को समझने के लिए let's discuss this reaction H2 plus I2 gives you twice HI. हाइड्रोजन भी एक गैस मॉलिक्यूल है, आयोडीन भी एक गैस मॉलिक्यूल है और प्रोडक्ट में HI एक गैस मॉलिक्यूल मिल रहा है। निश्चित यह रिएक्शन तभी होगी जब हाइड्रोजन और आयोडीन एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से संपर्क में आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे, जब वो टकराएंगे। जब वो टकराएंगे तभी रिएक्शन होगी, बिना कोलिजन की रिएक्शन हो नहीं सकती।
अब जरा सोचिए, टकराने के तरीके को देखिए। यह हाइड्रोजन और यह आयोडीन, दिस इज हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दिस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। दोनों एक दूसरे से काफी दूरी पर है, दे आर एट लार्ज डिस्टेंस। हाइड्रोजन आयोडीन की तरफ बढ़ रहा है, आयोडीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आकर इस तरह से टकराते हैं। इस तरह से टकराते हैं, भरपूर ताकत के साथ में टकराते हैं, जितना जोर से टकरा सकते हैं टकराते हैं। यह टकराने का तरीका है। क्या होगा? कुछ नहीं होना जाना। इस तरीके से यदि टकराए, यह ओरिएंटेशन रखा है, हम कहते हैं इस केस में ओरिएंटेशन बैरियर ओवरकम नहीं हुआ, दिस इज रॉन्ग ओरिएंटेशन ऑफ द कोलिजन। कोई प्रोडक्ट नहीं मिलना है, कितनी भी एनर्जी हो, कितनी भी वेलोसिटी हो, यह दोनों मॉलिक्यूल ऐसे के ऐसे ही लौट जाएंगे, जहां से आए थे, जैसे आए थे वैसे के वैसे ही बैक टू पवेलियन। इनइफेक्टिव कोलिजन, ineffective collision. The collision is ineffective because the orientation is wrong. This is wrong orientation. Orientation barrier does not, orientation barrier is not overcome. एनर्जी देखने का तो सवाल ही नहीं है, एनर्जी तो हम तब देखेंगे जब ओरिएंटेशन सही हो। अब जरा सही ओरिएंटेशन समझिए, किस तरीके से दोनों टकराएंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इधर और आयोडीन मॉलिक्यूल इधर, दोनों एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पर। हाइड्रोजन आयोडीन की तरफ बढ़ रहा है, आयोडीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ रहा है। इस तरीके से दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं और इस तरह का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेते हैं। इस तरीके से दोनों एक दूसरे के करीब आए और यह एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया और दोनों टकराने के बाद फिर इस तरह से अलग हो गए। और हम कहते हैं HI बन गया, प्रोडक्ट बन गया, रिएक्शन हो गई। यह पहले रिएक्टेंट थे, अब हमारे पास में प्रोडक्ट मिल चुके हैं। दिस इज प्रॉपर orientation. We used to say orientation barrier is overcome here. Collision overcome orientation barrier.
कोलिजन ने ओरिएंटेशन बैरियर ओवरकम करा है, इसलिए रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी हो गया है। अब हम कहते हैं ओवरकमिंग ओरिएंटेशन बैरियर इज अ प्रोबेबिलिटी इशू। इट्स कंप्लीटली अ प्रोबेबिलिटी इशू। Out of the total number of lakhs, thousands or crores of collision, a fixed fraction of collision would always overcome orientation barrier. ढेर सारे collision जहां हो रहे हैं वहां पर एक फिक्स फ्रैक्शन ऑफ collision orientation barrier हमेशा ओवरकम करेंगे। orientation barrier ओवरकम करना हमेशा एक प्रोबेबिलिटी इशू होता है। orientation barrier में हम कोई खास ऊपर नीचे फर्क नहीं कर सकते। ओरिएंटेशन बैरियर देखने के बाद अब हम समझते हैं एनर्जी बैरियर के बारे में कि एनर्जी बैरियर क्या होता है। देखिएगा, हम अच्छी तरह से जानते हैं जब मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर एट लार्ज डिस्टेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, बट व्हेन मॉलिक्यूल्स गेट वेरी क्लोज टू ईच अदर रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं तो वहां रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करने लगते हैं। इस सिचुएशन पर जो यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इट हैव गॉट हाई पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज अ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का बनना जरूरी है, तभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। यदि यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता है तो रिएक्टेंट कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। और यह जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इट हैव गॉट high potential energy. It have got high potential energy called threshold energy. We call it threshold energy. It have got high potential energy called threshold energy. इसको हम threshold energy कहते हैं। और critical energy, और critical energy। अब when molecules, reactant molecules are separated by large distance, जब यह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लार्ज डिस्टेंस पर है, इस कंडीशन पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है और काइनेटिक एनर्जी की एक फाइनाइट वैल्यू होती है। When reactant molecules, मैं इधर लिखता हूं, they have got zero potential energy and kinetic energy is finite at initial condition. Initially, when at large distance, at infinite distance, इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। अब यह जो काइनेटिक एनर्जी की फाइनाइट वैल्यू है, यदि ये जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली एट लार्ज डिस्टेंस है जो फाइनाइट है, इफ इट इज अ स्मॉल वैल्यू, यह वैल्यू सफिशिएंट नहीं हो, यह वैल्यू कम हो, इट्स लेस देन
the potential energy of this intermediate complex compound. Initially, reactant molecule does not have sufficient energy. जरा सोचिए ऐसी कंडीशन में क्या होगा। जैसे जैसे यह मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। और इससे पहले कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, इससे पहले कि इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, वहां काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी कम होगी। काइनेटिक एनर्जी को कम करके ही पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ना है। अब चूंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा नहीं है, कम है, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम रहती, वो पास आते गए और पास आते आते इस स्थिति पर आ भी गए। अभी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन नहीं पाया है। इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बनने से पहले ही काइनेटिक एनर्जी हो गई 0। दोनों मॉलिक्यूल आ गए रेस्ट पर। अब इसके बाद वो फर्दर एक दूसरे के करीब नहीं आ पा रहे। अब दोनों ऐसे के ऐसे ही लौट जाएंगे। वंस अगेन हम कहेंगे कोलिजन तो हुआ, मगर वह इनइफेक्टिव कोलिजन रहा। उस कोलिजन के होने से कोई रिएक्शन नहीं हुई। ओरिएंटेशन सही था, ओरिएंटेशन बैरियर ओवरकम हुआ, मगर एनर्जी बैरियर ओवरकम नहीं हुआ। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी कम पड़ गई और एनर्जी कम पड़ जाने से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दोबारा लौट गए। We used to say it's ineffective collision because energy barrier is not overcome. रिएक्शन तभी होगी, कोलिजन इफेक्टिव तभी होएगा जब यह दोनों बैरियर ओवरकम हो। कैसे भाई? टकराने का तरीका सही हो और साथ में ये जो फाइनाइट काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, इट शुड बी सफिशिएंटली लार्ज। इस काइनेटिक एनर्जी को सफिशिएंटली लार्ज होना चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यह जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, यह जो इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है, इसकी जो भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा या क्रिटिकल एनर्जी कहा है, हम कहते हैं इनिशियली रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इस थ्रेशोल्ड एनर्जी वैल्यू से ज्यादा होना चाहिए। इफ इट इज सफिशिएंटली लार्ज, इट शुड बी ग्रेटर देन दिस थ्रेशोल्ड क्रिटिकल एनर्जी। तो यह मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे और काइनेटिक एनर्जी के 0 होने से पहले यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी की उसको मिल जाएगी और फिर वह दोनों इस तरह से अलग हो जाएंगे। दिस इज एनर्जी बैरियर। हम कहते हैं यह दोनों बैरियर ओवरकम होंगे तभी रिएक्शन होगी। अब आरेनियस ने 2 ग्राफ बनाए। इन दोनों ग्राफ को हम ध्यान से देखते हैं, समझते हैं। हाँ, अगर वो दोनों मॉलिक्यूल्स अगर वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे ना हो और उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो पास आने से पहले 0 नहीं हो, तो काइनेटिक एनर्जी कम तो होगी सही। बिल्कुल। देख भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस तो कुछ होता ही नहीं है। सबसे पहली बात, मॉलिक्यूल्स हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस पर ही होंगे और जो भी कुछ डिस्टेंस है उस डिस्टेंस पर मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी शुड बी sufficiently large such that this intermediate complex compound would always form. But in any case, अगर वो infinite distance पर हुए मतलब which is not countable,
तो फिर उससे इफ देयर आर लार्ज डिस्टेंस आता है क्या? एक और बार हम सवाल को दोहराते हैं। यदि मॉलिक्यूल्स लार्ज डिस्टेंस पर हुए यस सर। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में अब आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो मुझको बताओ। तो मतलब वो जीरो होने से पहले कम होगी, मतलब पहले जितनी ज्यादा थी हाँ। उससे तो कम होगी उस टाइम पे लार्ज डिस्टेंस के कारण। रिएक्शन के बाद, नहीं, रिएक्शन के पहले। रिएक्शन के पहले काइनेटिक एनर्जी के लिए अब आप क्या इंफॉर्मेशन देते हो, एक और बार बोलो। सर जब वो लार्ज डिस्टेंस पर नहीं थे हाँ। तो जितनी क्या बोल सकते हैं वेलोसिटी से या फिर जिस स्पीड से वो एक दूसरे से टकराने वाले हाँ, हाँ। उससे तो कम होगी क्योंकि लार्ज डिस्टेंस पर है। नहीं, आप एक बात सोचो, किसी भी डिस्टेंस पर है, यह हाइड्रोजन और यह आयोडीन, हम चलिए लार्ज डिस्टेंस या इनफाइनाइट डिस्टेंस भूल जाते हैं, ठीक है ना। ये किसी भी सेपरेशन पर है, इस सेपरेशन पर इनके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है अब और कुछ काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। दोनों एक दूसरे की तरफ इस तरह से बढ़ना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ बढ़ाना चाहिए। अब हम कहेंगे कि यह एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए पास में आए और इस तरह का एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए, यह जरूरी है रिएक्शन होने के लिए। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? माइक फिर वापस लो। यस सर। पक्का? यस सर। जरूरी है रिएक्टेंट फिर वापस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, इसके लिए जरूरी है यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने। यदि यह इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनता तो रिएक्शन नहीं होगी। अब इस इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की पोटेंशियल एनर्जी इट्स लार्ज। पक्का? यह जब पास में आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी और काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी। अब इस लार्ज पोटेंशियल एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए दिस काइनेटिक एनर्जी शुड बी सफिशिएंट वैल्यू। यदि वह काइनेटिक एनर्जी सफिशिएंट नहीं हुई तो हम कहेंगे कि एनर्जी बैरियर ओवरकम नहीं हुआ, वह कोलिजन इनइफेक्टिव कोलिजन, कुछ भी होना जाना नहीं है, बैक टू कोलिजन, दोनों को लौट जाना है अपने घर पे। और रिएक्शन तभी होगी जब यह काइनेटिक एनर्जी की अच्छी खासी वैल्यू हो जिससे कि यह पोटेंशियल एनर्जी मिल सके। दिस वॉज conceptualized by Arrhenius in his effective collision theory. अगर वो दोनों बहुत ज्यादा स्पीड से एक दूसरे से कोलाइड करते तो क्या वो वापस जा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, यदि वह बहुत ज्यादा तेजी से भी टकराए तब तो उनके पास में और भी अच्छी खासी एनर्जी हो गई ना, तब तो ठीक है। मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल, उसके आधार पर वो इस तरह से लौटेंगे। वेट का कुछ भी नहीं होगा सर? किसका वेट? वेट। वेट देखो, हम जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं गैसेस के केस में, वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में यह बात लिखी हुई है, यह बात बिल्कुल साफ है कि गैस मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करते समय, रैंडम मोशन एनालिसिस करते समय, वी इग्नोर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, वी नेवर अकाउंट इट ना। सर, हाँ बोलो। जब मॉलिक्यूल पास आते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। सर क्यों बढ़ रही है? भाई मॉलिक्यूल्स, देखिए एक सिंपल सी बात है, प्रकृति का नियम है, जब कोई दूर होता है ना तो बड़ा प्यारा, बड़ा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, और जब उसके पास चले जाओ ना तो मुंह में से बदबू आने लगती है, ठीक है ना। तो एक सिंपल सी बात है, एट लार्ज डिस्टेंस जनरली अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट, while when particles get very close to each other attractive forces dominate। आप जब किसी के बहुत दूर होते हो ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, दूर के ढोल सुहावने,
और जब करीब चले जाते हो तो आप रिपेल करने लगते हो, स्टैंडर्ड स्टोरी। तो गैस मॉलिक्यूल्स के केस में भी ऐसे ही होता है, मॉलिक्यूल्स जब दूर है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, मगर जब पास आ रहे हैं तो बहुत पास आने पर रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लग गया, और जब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने लगता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगती है, और जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी तो एनर्जी तो कंजर्व होना है, एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए काइनेटिक एनर्जी कम होने लगेगी, ठीक है ना। अब अर्हेनियस ने ग्राफ बनाया एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ। एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ। It's a generalized curve either like this or like this. Energy versus reaction path एक जनरलाइज्ड कर्व होता है, या तो वह इस तरह से रहेगा या फिर वह इस तरह से रहेगा। मैं समझाता हूं इस ग्राफ को। दिस एनर्जी लेवल इज टर्म्ड एज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कुछ फाइनाइट एनर्जी लेवल होता है, दिस एनर्जी लेवल इज टर्म्ड एज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट। कुछ फाइनाइट रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल होता है। जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो वहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, बढ़ते हुए वह एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, पीक वैल्यू होती है, और फिर जब वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो प्रोडक्ट की फिर वापस एनर्जी लेवल कम हो सकती है, और प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल कहीं इधर हो सकता है, प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल किसी रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट के ऊपर होता है, तो कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती है जहां पर प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से नीचे होता है। प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से नीचे होता है। क्या तो वह ऊपर होगा या नीचे होगा। अब जरा सोचिए, यदि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से ऊपर है, इसका मतलब जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एनर्जी वुड बी एब्जॉर्ब्ड। जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। वह रिएक्शन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी जिसका डेल्टा एच एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। डेल्टा एच एक पॉजिटिव वैल्यू, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक पॉजिटिव वैल्यू, इट वुड बी अ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा तब यदि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से ऊपर है तब, और यदि प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल रिएक्टेंट के एनर्जी लेवल से नीचे है, इसका मतलब जब भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, तो वहां एनर्जी रिलीज हो जाएगी। दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी वुड बी रिलीज्ड व्हेनेवर रिएक्टेंट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। यदि प्रोडक्ट रिएक्टेंट से नीचे है, इतना नीचे है, इसका मतलब डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन would be a negative value. It would be a exothermic reaction. वह एक exothermic reaction होगी।
इस कर्व का मतलब है कि रिएक्शन पाथ वर्सेस एनर्जी का जो जनरलाइज्ड ग्राफ है कि रिएक्शन चाहे एंडोथर्मिक हो, रिएक्शन चाहे एक्सोथर्मिक हो, रिएक्शन का एग्जैक्ट नेचर कैसा भी हो, मगर जब भी आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने जाओगे तो बीच में एक पीक एनर्जी आएगी, एक बहुत हाई एनर्जी आएगी. दिस पीक एनर्जी और हाई एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ दैट intermediate complex compound which is to be formed in order to convert reactant into product. reactant को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो आपको एक थ्रेशहोल्ड एनर्जी या क्रिटिकल एनर्जी देनी है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसके बिना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसको बनना जरूरी है. वी यूज टू से द एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट इज दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी, दिस इज द एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी नीड टू प्रोवाइड द रिएक्टेंट. वी यूज टू से वी नीड टू एक्टिवेट आवर रिएक्टेंट बाय दिस मच अमाउंट. हमें हमारे रिएक्टेंट को इतने अमाउंट से एक्टिवेट करना है. This energy is denoted by EA and we call it activation energy. This EA is called activation energy. We used to say we need to activate our reactant by this much amount. इतने से हमें रिएक्टेंट को एक्टिवेट करने की आवश्यकता है. This activation energy is given by A plus B by T plus C by T square and so on. This activation energy is given by A plus B by T plus C by T square and so on. Exactly activation energy इस तरह से दी जाती है, but while solving problem, इधर मैं नोट के रूप में लिख रहा हूं, we always assume activation energy to be a constant and independent of temperature. We always assume activation energy to be constant and independent of temperature. While solving problems, हम activation energy को हमेशा constant मान लेते हैं, temperature से independent मान लेते हैं. This is energy versus reaction path. अब अरेनियस ने एक ग्राफ और बनाया, उस ग्राफ को भी देखें, समझे, नोट डाउन करें. He plotted for number of molecules versus energy. Number of molecules versus energy. It's a curve of this pattern. We call it Maxwell distribution. इस डिस्ट्रीब्यूशन को मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है. एक्स एक्सेस पर एनर्जी बना रहे हैं,
y एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यह इस डिस्ट्रीब्यूशन में यह जो पीक दिख रहा है, पीक मीन्स हियर विल हैव नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। Peak means here we will have maximum number of molecules and maximum number of molecule possess this energy value. Maximum number of molecules की जो energy value है, we call it most probable energy. This energy value is termed as most probable energy. The maximum energy value. This is most probable energy. एंड रिएक्टेंट का एवरेज एनर्जी लेवल कहीं इधर होता है। दिस इज द एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। हल्का सा मोस्ट प्रोबेबल से जनरली ज्यादा होता है। यह एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट, इसे मैंने इंडिकेट करा है, वह इधर आया है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहीं इधर होती है। दिस इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और एवरेज एनर्जी लेवल ऑफ रिएक्टेंट और थ्रेशहोल्ड एनर्जी में यह जो डिफरेंस है, इसे हम EA से डिनोट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। The Maxwell distribution for number of molecule versus energy. अरेनियस ने यह ग्राफ बनाया। अब इस ग्राफ में हम क्या कंक्लूड करते हैं, देखिए, ऑल दिस मॉलिक्यूल्स, यह सभी जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, all these molecules have got energy more than threshold energy. All these molecules have got energy more than threshold energy. All these molecules we call them activated molecules. These are termed as activated molecules. हम इन्हें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इनके पास एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा है। यदि यह मॉलिक्यूल टकराएंगे, सही ओरिएंटेशन होने पर रिएक्शन होगी, क्योंकि इनके पास एनर्जी सफिशिएंटली लार्ज है। दे हैड ओवरकम एनर्जी बैरियर, इन्हें एनर्जी बैरियर ओवरकम कर रखा है। यदि ऐसे मॉलिक्यूल्स टकराते हैं तो वहां पर निश्चित एनर्जी हो, निश्चित वहां पर रिएक्शन होना है, बिकॉज दे एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल, दे हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। और यह सारे मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, कुछ भी होना जाना नहीं है, सफिशिएंट एनर्जी है ही नहीं, भले ही सही ओरिएंटेशन हो, रिएक्शन नहीं होगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। They are not activated molecules, they do not have sufficient amount of energy. अब हम this area, this shaded area, which denotes activated molecule upon the total area, this would be called fraction of molecule which are activated, which had overcome energy barrier. हम डिटरमाइन करें फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। This fraction of activated molecules is equal to
e to the power minus EA by RT. Fraction of activated molecule or activated molecule fraction. It's always equal to e to the power minus EA by RT. और हमने जो रेट लॉ लिखा था, उस रेट लॉ में जो रेट लॉ कांस्टेंट के था, हमने जो रेट लॉ लिखा था, उस रेट लॉ में जो रेट लॉ कांस्टेंट के था, दैट के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रैक्शन. The rate law constant K is directly proportional to fraction of activated molecule. It's directly proportional to e to the power minus EA by RT. हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, इसकी जगह पर एक इक्वालिटी साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, इक्वालिटी साइन लगा दिया, कांस्टेंट को हम A से डिनोट करते हैं, A e to the power minus EA by RT. And this equation is termed as Arrhenius equation. इस इक्वेशन को हम Arrhenius इक्वेशन कहते हैं. इस Arrhenius इक्वेशन में यह जो A है, दिस इज टर्म्ड एज Arrhenius फैक्टर. इसे हम Arrhenius फैक्टर कहते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं कोलिजन फैक्टर, या फिर इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर, या फिर कई बार इसे हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर. मैं इस इक्वेशन को रीराइट करता हूं, जो Arrhenius इक्वेशन मैंने लिखी है. नेचुरल लॉग दोनों साइड ले रहा हूं. नेचुरल लॉग यदि मैं दोनों साइड लेता हूं, मैं इस तरह से लिखूंगा, नेचुरल लॉन के इक्वल टू नेचुरल लॉन ए ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. फिर इसको मैं लिख दूंगा लॉन ए प्लस लॉन ऑफ ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी. फिर मैं लिख दूंगा लॉन ए माइनस ई ए बाय आर टी इंटू लॉन ई टू द बेस ई. लॉन ई हो जाएगा 1. अल्टीमेटली मैं लिख सकूंगा लॉन के इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ई ए बाय आर टी. मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूं लॉन के वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर. लॉन के वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर.
intercept would be ln A स्ट्रेट लाइन आएगा y इज इक्वल टू सी प्लस mx, x की जगह 1/t लिखा है मैंने, स्लोप हो जाएगा माइनस EA/R। मैं इसको टू द बेस 10 के टर्म्स में लिखता हूं, 2.303 log k इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA/RT, और log k is equal to log A minus EA/2.303 RT। And if we plot for log k versus reciprocal of temperature, the graph would be like this, same straight line, intercept log a होगा, स्लोप इस बार हो जाएगा माइनस EA/2.303। इस तरह से अर्हेनियस इक्वेशन सजेस्ट करी और अर्हेनियस इक्वेशन के लिए यह सारी बातें लिखी। दिस वॉज इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी सजेस्टेड बाय अर्हेनियस। ये सारी इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी थी। अभी इस इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के द्वारा कैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझाया गया वो समझाऊंगा। सर, हाँ बोलो। सर आपने जो सेकंड ग्राफ बना उसमें स्लोप पर माइनस e टू द पावर a अपॉन 2.303 r। हाँ आर लिखना है मुझे, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 2.303 आर लिखना है। अब मैं समझाऊंगा किस तरह से अर्हेनियस ने अपनी इस थ्योरी के द्वारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को एक्सप्लेन करा। हमें क्या बात एक्सप्लेन करनी है, हमें एक बार रिकॉल कर लें। किस जगह पर कोलिजन थ्योरी फेल हुई थी? कोलिजन थ्योरी ने यह तो समझा दिया था कि टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन रेट बढ़ेगी। कोलिजन थ्योरी क्या बात नहीं समझा पाई थी कि 10 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रिएक्शन रेट डबल हो जाएगी। यह बात कोलिजन थ्योरी नहीं समझा पाई थी। हम इसी बात को इफेक्टिव कोलिजन थ्योरी के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से पहले यहां तक की चीज एक बार देख लो, समझ लो, जो बोर्ड पर लिखी